हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं एक उद्यमी हूँ और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, एजेंडा है G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन जो इटली में अभी अभी संपन्न हुआ है। जी हाँ, 13 जून से 15 जून तक इटली में यह शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। इसके क्या मायने? तो इटली में G7 कंट्रीज़ का मतलब है कि 7 देशों का यह जो है शिखर सम्मेलन हुआ है। तो 7 देश कौन कौन है? पहला देश है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पाँचवा है जापान, छठा है यूनाइटेड किंगडम और सातवां है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 7 देश है। बाकी लोग क्यों आए? भाई, अमेरिका लगा करके 7 देश होते हैं। और इटली में ही क्यों? इसीलिए क्योंकि इटली में उनकी अध्यक्षता मिली है और सबसे ज़्यादा बार इटली को मिला है। और इटली के प्रत्येक वर्ष जो है हर एक नए दूसरे देशों को अध्यक्षता मिलती है। तो इस बार इटली ने यह कार्य बखूबी किया है और यह काम बखूबी 1973 से चला आ रहा है। जी हाँ, 1973 में 5 देशों के जो वित्त मंत्री है वह एक तरह से अनौपचारिक मीटिंग किया था। और क्यों किया था? क्योंकि वैश्विक आर्थिक शासन के लिए वो चाहते थे कि हम लोगों का एक ऐसा ग्रुप हो जाए जो पूरे विश्व में हम आर्थिक शासन कैसे निर्माण कर पाए, है ना। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करनी हो, ऊर्जा नीति की बात करनी हो, क्लाइमेट चेंज की बातें करनी हो, आदि आदि प्रमुख विषयों पर जो है ऐसा एजेंडा था। तो ये बहुत बड़ा है। तेल संकट एक बड़ा एजेंडा है, आर्थिक मंदी जो है एक बहुत बड़ा एजेंडा है। तो इन सब एजेंडों के ऊपर जो है ये G7 यानी 7 देशों के जो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति आकर के मिलने लगे। तो 1973 में ये शुरुआत हुआ, लेकिन विधिवत कहा जाए तो 1975 से शुरुआत हुआ फ्रांस के सम्मेलन में। और उसके बाद 1976 में कनाडा शामिल हो जाता है और वहीं से G7 नाम इसका पड़ जाता है। बाद में 1998 में रूस को भी शामिल कर लिया जाता है, लेकिन क्रीमिया विवाद और कई विवाद होने के वजह से उसको डिसमिस कर दिया जाता है। G8 नाम हो जाता था, लेकिन उसको फिर G7 ही रहने दिया है। तो ये आज के तारीख में G7 ही है। और अभी विशेष बड़ा एजेंडा क्या है? यूक्रेन का मुद्दा है। रूस और यूक्रेन की जो युद्ध हुआ है उसका मुद्दा चल रहा है। दूसरा जो है इज़राइल और हमास के बीच में जो फ़िलिस्तीन देश है, जिसमें गाज़ा पट्टी में कई सैकड़ों लोगों को की मृत्यु हो गई है, बच्चे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे विषयों पर जो है यह हमेशा मीटिंग होती रहती है हर एक साल। और इसके अलावा लाल सागर में जो है जो बिज़नेस के लिए जो जहाज़ जाती है, उन जहाज़ों पर जो है वह लड़ाई होता है। तो ये भी एक समस्या है, इसके ऊपर भी उनको चर्चा करना है और उसको सम्मिलित किया गया। क्लाइमेट चेंज पूरे दुनिया में एक गंभीर समस्या है और इसके ऊपर भी देश को, भारत देश के ऊपर भी दबाव है कि क्लाइमेट चेंज 2070 में यह 0 उत्सर्जन करने के लिए तैयार है। तो काफ़ी लंबा समय है। वर्तमान में 19 से 33% ही हो रहा है।
और 2030 तक जो लक्ष्य है 40 से 42%, तो बड़ा लक्ष्य है। इसे ठीक करने के लिए भी राष्ट्राध्यक्षों की ज़रूरी थी। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी का काफ़ी नाम आया जियो जियो जियोर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर है इटली की। और ये सभी जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे खूब बढ़िया से बातचीत करती है। चूँकि वो स्वागता अध्यक्ष है तो स्वाभाविक है वो हमारे देश से भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी गए, उनका भी स्वागत किया गया और इसको काफ़ी हाईलाइटेड किया गया है भारतीय मीडिया में जबकि ये G7 के मेंबर भी नहीं है। लेकिन इसे क्यों बुलाया गया, भारत को क्यों बुलाया गया? भारत को इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि भारत के पास 3.94 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। यानी हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने वाले हैं और अभी हम आर्थिक रूप से 5वें विश्व के अर्थव्यवस्था वाले देश है। तो ये भी एक कारण है। ये अलग बात है कि हमारा प्रति व्यक्ति जो आय है वो बहुत कम है विकसित देशों के सामने, है ना। तो ये G7 मुख्य रूप से कह सकते हैं जो विकसित देश है। अभी हम लोग विकासशील देश ही कहलाएंगे, है ना। तो ये विकसित देश हम लोग अभी नहीं बने हैं और बार बार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बना लेंगे। तो ये फ्यूचर की बात है। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है वो अजय बंगा जी, वो भी थे और काफ़ी अच्छा स्वागत सभी लोगों का हुआ है। उसमें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी हुआ है। तो इसीलिए उनको एज ए क्यों बुलाया गया है, एज ए गेस्ट आउटरीच कंट्रीज़ को भी बुलाया गया है। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है उनको भी बुलाया गया था। तो मुख्य रूप से यही खास मुद्दा रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है आर्थिक शासन कैसे करें और जो व्यापार में जो समस्याएं आ रही है और युद्ध में लाल सागर में ऐसे समस्याओं को समाधान करने की बात है। तो ये बहुत ही प्रमुख मुद्दा था G7 का और निश्चित रूप में हम सभी को G7 के एजेंडा को समझना चाहिए और ये कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है तो हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं तो नेचुरली हमें भी यह इस बात की जानकारी होनी चाहिए और हर नागरिक को भी ये बातें मालूम होनी चाहिए। लेकिन उनका जो है सोच और उनका जो मिशन होता है अपना कार्य करने का तो सबका अलग अलग होता है। इसीलिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज हमने एक ऐसे व्यक्ति को YouTube पर मैंने देखा जो कि बनारस से है और बुनकर है, युवा है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से PhD कर रहे हैं और उन्होंने वो नेट क्वालिफाइड किया है और पसमानदा मुसलमान है, युवा है, बहुत अच्छा थॉट है और प्रोग्रेसिव थॉट उसको बोलते हैं, प्रगतिशील विचारधारा। उसके बावजूद भी वह चिंतित है कि हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से PhD करने के उपरांत भी उसको अपने ही घर में जो बुनकर का काम बचपन से करते आए हैं वही काम उनको अभी करना पड़ रहा है। तो इससे
जो प्रेस रिपोर्टर थी वो उनका संवाद आप देख सकते हैं, तो निश्चित रूप में ये बेरोजगारी को इशारा करता है कि पीएचडी करने के बाद भी भारत के अंदर नौकरियां नहीं बची हैं। ये एक गंभीर मसला है। भाई आप लोग भी पढ़े लिखे हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आप लोगों को क्या क्या परेशानी है। तो ये एक गंभीर समस्या है और इसे देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ है। निश्चित रूप में हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो काफ़ी संघर्ष किया और हमने तो जॉब को ध्यान ही नहीं दिया, आत्मनिर्भर बना बिज़नेस खड़ा करके। लेकिन उस बिज़नेस के लिए भी पैसे नहीं थे, फाइनेंस का क्राइसिस था, बावजूद भी बैंक ने सपोर्ट नहीं किया। तो फैमिली सपोर्ट किया और ख़ासकर वुमन पावर कह सकते हैं, मदर इन लॉज और उनके रिश्तेदार ने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया, सोच लीजिए। और उसके बाद हमने बिज़नेस को खड़ा किया और फिर हमने उन लोगों को रीपेमेंट किया। फ़ायदा ये हुआ कि हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, लेकिन मूलधन सभी लोगों को लौटाया देर सवेर, और आज कोई नहीं बोल सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं उन लोगों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों की वजह से आज हम एक सफल बिजनेसमैन हैं। तो इसी तरह से हम युवाओं को भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर अगर कोई भी मिशन है, जोश है, जज्बा है कुछ करने का, चाहे वह सरकारी जॉब का हो, प्राइवेट जॉब का हो या बिज़नेस है, स्टार्टअप है, तो कर डालिए और कोशिश करते रहिए लगातार उसमें। आप हार नहीं माने हैं, गिव अप नहीं करना है। और कहता है कि कोई भी काम में अगर आप 5 साल तक यानी 8 घंटा अगर रेगुलर करते हैं तो 10,000 घंटे तक अगर आप उस कार्य में लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिलनी तय है, कोई नहीं हटा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी दिशा में आप काम करना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा और आप कामयाब हो जाएंगे। तो और सवाल है कि आप जॉब में जाएंगे या बिज़नेस में आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है पैसे को बचत करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं। आने वाला फ्यूचर आपको माफ़ नहीं करेगा। मैं भी बहुत बहुत बड़ा बदमाश हूँ इन द सेंस कि हमने भी सेविंग नहीं किया, वो आज समस्याएं सामने खड़ी है और हम उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी को आगाह करता हूँ और अलर्ट करता हूँ कि भैया आप भी सावधान रहो। और जब से आपको स्टार्टअप करना शुरू हो जाता है या आपको जॉब मिल जाता है तो अपने पैसे को बचाना शुरू करो। और नहीं कुछ समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड में मात्र 2,000 रुपया आप जो है 3 फंड में रखिए। एक स्मॉल कैप में 500 रुपया, मिड कैप में 500 रुपया और लार्ज कैप में 1,000 रुपया। तो ये 2,000 रुपये होते हैं और हर एक साल उसका 10% को बढ़ाते रहना है। और ये 40 साल 50 साल और कह सकते हैं कि आपने रिटायरमेंट तक कर लो तो ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा आपको दे सकता है भाई। लेकिन पेशेंस होना चाहिए। हर एक महीना आपका पैसा ऑटो कट हो करके उस SIP के अंदर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में चला जाएगा। तो मैं आप सभी को यह बार बार कहता हूं कि 2,000 रुपया कोई बड़ी राशि नहीं है। 2,000 से शुरू कीजिए और फिर जैसे जैसे पैसा बढ़ते जाता है और अलग से उसको म्यूचुअल फंड में डालिए, फिर शेयर्स में डालिए,
फिर इसके अलावा भी क्रिप्टो करेंसीज़ में भी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कीजिए, ऐसा नहीं। और वो पैसा जमा इन्वेस्ट करके आप फंस गए, ऐसा मत करिए। आपको लगता है कि हम 5,000 रुपया खर्च कर सकते हैं, तो 5,000 रुपया समझो कि वो एक डस्टबिन में डाल दिया। जैसे डोनेशन देते हैं, तो डोनेशन के मतलब समझ लो कि क्रिप्टो करेंसी में 5,000 रुपया महीना डाल दिया। तो क्रिप्टो करेंसी भी आपको बहुत पैसा दे सकता है, लॉस भी दे सकता है। तो इसके लिए हमें बेहतर ज्ञान की आवश्यकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके लिए अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ना, और तभी हम कामयाब हो सकते हैं। स्टार्टअप में हम बहुत अच्छे आगे आ सकते हैं। तो रेगुलर इसको करने की आवश्यकता है, और अच्छी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता है। एक पुस्तक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और इसके लेखक है बेंजामिन ग्राहम। इसको आप पढ़ेंगे, नेचुरली आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी आपको जानकारी आ जाएगी। तो इसलिए आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और आपका जो मिशन है, जो लक्ष्य है, वो ज़रूर पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।